अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले बात करते हैं बाजोड़ में जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा था सरबकफ। उस ऑपरेशन को अब तक जो इतलात आ रही हैं उनके मुताबिक आर्जी तौर पे रोक लिया गया है क्योंकि अवाम का बड़ा सख्त रद्द अमल आया है। एक स्टेटमेंट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आया। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतना कन्फ्यूज स्टेटमेंट नहीं देखा। वो क्या कहना चाह रहे थे, 10 मिनट का उनका स्टेटमेंट है, 9 मिनट 52 सेकंड की वीडियो मैंने पूरी सुनी, 2 दफ़ा सुनी। मैं जानने की कोशिश करता रहा कि एक्चुअली वो कह क्या रहे हैं और कहना क्या चाहते हैं, लेकिन जो चीज़ें मैंने लिखी हैं आपके साथ मैं शेयर करूंगा क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब के साथ राब्ते भी किए गए होंगे ज़रूर। जैसा उन्होंने चंद दिन पहले स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने ये बताया था कि जब भी हम दहशतगर्दों को गिरफ्तार करते हैं तो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो दहशतगर्दों को आकर अपने बंदे बनाकर और बता कर के हमारे लोग हैं, हमारे काम के लोग हैं, वो उन्हें छुड़ा कर ले जाते हैं, जिसकी वजह से पुलिस का मोराल नीचे चला जाता है और दहशतगर्दी में इजाफा होता है। दहशतगर्दों को ताकत मिलती है, वो फिर ताकत पकड़ते जाते हैं। बहरहाल जो अब तक की सूरत हाल है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, लेकिन पहले जरा गंडापुर साहब का स्टेटमेंट। गंडापुर साहब ने कहा कि साजिश के तहत फौज और अवाम में दूरियां पैदा की जा रही हैं। अब ये कौन कर रहा है? ये तो गंडापुर साहब खुद अपने मुंह से कहते रहे। उन्होंने कहा जी इन्हें बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। अवाम हुकूमत और इदारों का साथ नहीं देंगे तो जंग नहीं जीत सकते। इस जंग में आप सबका साथ बहुत ज़रूरी है। दहशतगर्दों के साथ साथ उनके सहूलतकारों का भी खात्मा करना है। अब ये साजिश के तहत फौज और अवाम में दूरियां पैदा की जा रही है, तो गंडापुर साहब कई दफ़ा बता चुके हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो गलत फैसले हैं या उनकी पॉलिसीज़ हैं या इदारा जो कुछ कर रहा है आम आवाम के साथ, उसकी वजह से फौज में और अवाम में दूरियां पैदा हो रही हैं। इमरान खान साहब एक मरतबा नहीं 1000 मरतबा कह चुके हैं, बल्कि उन्होंने अपने लास्ट ट्वीट में आसिम मुनीर साहब को इसके लिए जिम्मेदार करार दिया इमरान खान साहब ने, और उन्होंने कहा कि जो आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं उसका इदारे को नुकसान हो रहा है, फौज को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं फौज को। ये इमरान खान साहब के ट्विटर पे आया ना। तो इदारे और फौज के दरमियान जो दूरियां पैदा हो रही हैं, अली अमीन गंडापुर, इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी पॉलिटिकल पार्टी और बहुत सारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, वकला हैं, बहुत सारे लोग, वो ये कहते हैं, सहाफ़ी भी, कि ये इदारे की पॉलिसी के नतीजे में हो रहा है। और जो इदारे के टाउट सहाफ़ी हैं वो ये कहते हैं कि जी इदारे को इस बात की अब कोई फिक्र नहीं है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं या अवाम से उनकी दूरी पैदा हो रही है। तो ये बात तो सब लोग कहते हैं और गंडापुर साहब खुद कहते रहे हैं। तो साजिश के तहत फौज और अवाम में दूरियां पैदा की जा रही है, इन्हें बेनकाब करना होगा। तो कैसे बेनकाब करेंगे? नाम लिया ही नहीं अली अमीन गंडापुर ने कि ये कौन कर रहा है दूरियां पैदा। फौज और अवाम में दूरियां पैदा होने की वजह यह है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वो फैसले कर रही है जिन फैसलों से अवाम नाखुश है, और यही वो वजह है इमरान खान साहब के बकौल और पीटीआई के बकौल। बहरहाल गंडापुर साहब ने एक और बात की। उन्होंने कहा जी दहशतगर्द आबादियों में आकर पनाह लेते हैं, फिर कार्रवाई में सिविलियंस का नुकसान हो जाता है। यानी दहशतगर्द क्योंकि आबादियों में आकर रहते हैं, जब उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है तो सिविलियंस का नुकसान हो जाता है और हालात ख़राब होते हैं। हमने ये फैसला किया है कि हम उन्हें आबादियों के अंदर नहीं छोड़ेंगे दहशतगर्दों को। सिक्योरिटी फोर्सेज के लोगों के बारे में उन्होंने कहा जी ये हमारे मेहमान हैं, जो इन पर हमला करेगा उन्हें हमने यहां से निकालना है। यानी दहशतगर्दों को आबादियों से निकालना है, बाहर फेंकना है, इनको आबादियों में नहीं छोड़ना। सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग हमारे मेहमान हैं, लिहाजा जो इनके ऊपर अटैक करेगा, जो इन्हें तंग करेगा, हमने उनको नहीं छोड़ना। ये हमारे आबाओ अजदाद की रवायत है कि हमने मेहमानों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। कुर्बानियां देने वाले शोहदा और उनकी फैमिलीज का शुक्रिया अदा जितना ज़्यादा करें उतना कम है। फिर उन्होंने कहा जी जिरगे होंगे पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, मुशरान बैठेंगे, सियासी नुमाइंदे बैठेंगे और दीगर लोग बैठेंगे, मुशावरत करेंगे। मकसद ये है कि सबके तहफ़्फ़ुज़ात सुने जाएंगे और फिर एक ग्रैंड जिरगा होगा ताकि जितने भी फैसले हुए हैं या जो चीज़ें तय पा जाएँ उनके ऊपर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके हुकूमती लेवल पे। फिर गंडापुर साहब ने कहा कि हम इंशाल्लाह ये जंग ज़रूर जीतेंगे। बाद में उन्होंने ये कहा कि हम ये सिर्फ जंग जीतेंगे नहीं बल्कि हम ये जंग जीत चुके हैं। अब एक तरफ गंडापुर साहब ये कहते हैं, दूसरी तरफ गंडापुर साहब कहते हैं 6:04 तक गंडापुर साहब का ये स्टेटमेंट था जो मैंने आपको बताया, जिनमें वो जंग लड़ने की बात कर रहे हैं, आबादियों के अंदर दहशतगर्दों की बात कर रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज हमारी मेहमान हैं, इनको हमने तहफ़्फ़ुज़ देना है। फिर वो ये दहशतगर्दों के बारे में जो बात कर रहे हैं, फिर वो ये कह रहे हैं कि साजिश हो रही है फौज को और अवाम को दूर करने के लिए, इदारों को और अवाम को दूर करने के लिए। तो 6:04 तक उनका ये स्टेटमेंट है।
फिर इसके बाद गंडापुर साहब अचानक से कहते हैं कि कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, और ऑपरेशन इसलिए नहीं हो रहा कि नकल मकानी नहीं होगी, और नकल मकानी जो है उससे नुकसान होता है। तो मुझे ऐसा लगा जैसे गंडापुर साहब विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, जैसा कि गंडापुर साहब ने खुद अपने मुंह से कहा था कि मैं विकेट के दोनों तरफ खेलता हूं क्योंकि दोनों तरफ मेरे अपने लोग हैं। तो मुझे महसूस हुआ कि वो विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं, लेकिन खेल ही नहीं पा रहे, बहुत ही बुरा खेल रहे हैं। वो ये वाली बात भी पूरी नहीं कर पाए और वो वाली बात भी पूरी नहीं कर पाए। वो दो कश्तियों के अंदर सवार है। जो अवामी रद्द अमल है ऑपरेशन के खिलाफ, वो उसके बारे में बात नहीं कर पा रहे, और जो गुस्सा है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर में भी वो अली अमीन गंडापुर साहब को कन्वे किया गया, और नॉर्मली ये होता है, राब्ते तो होते हैं, तो वो उसके ऊपर भी पूरा अमल दरामद नहीं कर पा रहे। तो आधा तितर आधा बटेर वाला मामला अली अमीन गंडापुर साहब ने किया है इस सारे मामले में। तो तरक्की के लिए अमन लाना होगा, साथ उन्होंने ये भी कहा, और ये मिलकर करना होगा। फिर मादनियात के मामले के ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि ये हमारा असासा है, हमारे अवाम का असासा है, और ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इसे कोई ले रहा है। मैं आपको ये बता देता हूं, इसका इख्तियार भी हमारे पास है, हमसे ये इख्तियार ना मांगा गया और ना हम देंगे, ये हमारे पास ही रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ मैं देखता हूं मुराद सईद मादनियात की बात करते हैं, शानदाना गुलजार मादनियात की बात करती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के 90% लोग मादनियात की बात करते हैं, तहरीक इंसाफ की जो सूबाई हुकूमत है उसके लोग मादनियात की बात करते हैं। वो ये कहते हैं हमारे मादनी वसाइल पे कब्जे की ये लड़ाई है। जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम है वो मादनियात की बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं जी कंट्रोल मेरे पास है, ये प्रोपेगेंडा है। अब ये प्रोपेगेंडा अली अमीन गंडापुर साहब की अपनी पार्टी अगर कर रही है, उनके अपने लोग या उनके अपने सूबे के अवाम कर रहे हैं, तो वो बताए ना कौन कर रहा है प्रोपेगेंडा। यानी क्या ये खबर गलत है, या ये सवाल जो उठाया गया था पार्लियामेंट में, ये सवाल गलत था कि FWO को जो फौज का एक झेली इदारा है उसे कॉपर माइनिंग का खैबर पख्तूनख्वा में ठेका किस टेंडर के तहत मिला, ये सवाल उठाया गया था। यानी क्या वहां पे कोई बोली हुई, कोई टेंडर हुआ, वो ठेका वैसे ही मिल गया, इसका रोला पड़ा हुआ था, ये सवाल उठाया गया था। क्या ये सवाल गलत उठाया गया? क्या गंडापुर साहब ने इसके बारे में बात की? तो गंडापुर साहब ने दावा किया था कि हम काम करेंगे इसके ऊपर, जो इजाफी इख्तियार दिए गए हैं फौज को खैबर पख्तूनख्वा में, इस गुफ्तगू में उसका भी जिक्र नहीं है। तो ऐसा लगता है कि गंडापुर साहब पे शदीद प्रेशर आया, महसूस होता है, मुझे जाती तौर पे लग रहा है, मेरा ये एनालिसिस है, मुझे लगता है उन पर प्रेशर आया। और एस्टेब्लिशमेंट आपको पता है जो पाकिस्तान में हालात हैं, प्रेशर तो वो डालते हैं, और ये प्रेशर तो फील भी होता है, पता भी चलता है। तो गंडापुर साहब चंद दिन पहले तक जो थे, ये सारी जो टॉक वो कर रहे थे, इसमें वो नहीं थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां खड़ी है ये देख लें। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो पूरी ताकत के साथ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के साथ खड़े हो गए। और ये जो मनाजिर मैंने देखे हैं, इसमें जुनैद अकबर साहब कहते हैं हम हर ऑपरेशन के खिलाफ हैं, ये इदारे हमें बताएं पहले ऑपरेशन होने जो हुए हैं उनके क्या नताइज हैं। अगर पहले ऑपरेशन कामयाब थे तो अब दहशतगर्द कहां से आ गए? पहले कहा जाता था कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आएगी तो दहशतगर्दी नहीं होगी, लेकिन अब ये सब कुछ हो रहा है। फिर जुनैद अकबर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ऑपरेशन को फौरी तौर पर रोके। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आईनी इख्तियार देता है कि फैसला करे। अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रवैया ना बदला और इसी तरह चलते रहे तो हम फैसला करेंगे और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे। ये जनाब जुनैद अकबर साहब। अब गंडापुर साहब खेल रहे हैं विकेट के दोनों तरफ, जुनैद अकबर साहब विकेट के अवाम वाली साइड पे चले गए, पब्लिक वाली साइड से मैं खेल रहा हूं। बहरहाल ये जो मुजाहरा है ये बड़ा खौफनाक है, बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। एक मासूम बच्चे की लाश भी शहरियों ने उठाई हुई थी। मैंने बड़े लंबे अरसे के बाद इतनी बड़ी तादाद में लोग देखे जो बाजोड़ में एक दिन के ऑपरेशन के बाद अवाम निकलकर सामने आई है, बहुत बड़ी तादाद में। शाहिद खटक साहब ने भी कोई तस्वीर शेयर की है, गुलजफर खान साहब जो इस इलाके के रहने वाले हैं उन्होंने कुछ तस्वीर शेयर की हैं। बड़ी शदीद वहाँ पे नारेबाजी भी हुई, इवन फोर्सेस के खिलाफ भी नारेबाजी हुई, दहशतगर्दी के खिलाफ भी नारेबाजी हुई। अवामी नेशनल पार्टी इन्होंने एक मुतालबा किया है। आपको याद होगा मौलाना खान ज़ेब साहब की शहादत हो गई थी थोड़े दिन पहले, जब एमएल वली खान साहब गए थे वहाँ पे उस इलाके में, हालांकि ख़तरा भी था फिर भी वो वहाँ पे गए और जाकर उनके घर वालों से मिले, उनका हौसला बढ़ाया। बड़ी अच्छी बात थी, मैंने उस दिन तारीफ की थी। अब ये मौलाना खान ज़ेब साहब भी इस ऑपरेशन के शदीद मुखालिफ थे और इसके रास्ते की एक बहुत बड़ी दीवार थे। मौलाना खान ज़ेब के कातिल भी नहीं पकड़े गए, कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। और मौलाना खान ज़ेब जो है देखें ना, वो तो ऑपरेशन के खिलाफ थे ना, तो कोई दहशतगर्द उन्हें क्यों मारेगा? ये सवाल भी अपनी जगह पे ना। उनको तो वो मारेगा जो अमन का दुश्मन है, उनको तो वो मारेगा जो चाहता है कि कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी चलती रहे, या अवाम का दुश्मन है जो उनको मारेगा। बहरहाल
अवामी नेशनल पार्टी ने एक मुतालबा किया है, स्पीकर से मुलाकात की अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई असम्बली के रुकन निसारबाज खान ने। उन्होंने कहा जी कि पीर बहुत दूर है, आप कल शाम को बुलाएं, फौरी तौर पे सूबाई असम्बली का इजलास बुलाएं हंगामी तौर पे, और इजलास बुला के इस पे बात करें। खैबर पख्तूनख्वा के अमन अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब है, यहाँ पे ऑपरेशन किया जा रहा है, गैर एलानिया तौर पर रियासत ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है बाजोड़ में, जिससे बेगुनाह सिविलियन शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। ये अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से ये जारी किया गया स्टेटमेंट, एमएल वली खान नहीं है, अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से जारी किया गया। मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इसके ऊपर असम्बली में इजलास बुलाकर बातचीत की जाए। ये अब मेरे सामने नाज़रीन को वीडियो खुल गई है, छोटा बच्चा है, उसके कपड़ा बंधा हुआ है, ये बहुत ही मासूम बहुत प्यारा बच्चा है, छोटा सा, इतने शलवार कमीज पहनी हुई है। इसकी डेड बॉडी इसकी फैमिली ने उठाई हुई है और बाजोड़ वाले एहतजाज में पहुंच गए हैं कि इस बच्चे का क्या कसूर है, यानी इस बच्चे ने क्या किया था। इसमें सलीम ज़ेब अफरीदी साहब लिखते हैं कि पख्तूनख्वा वतन में पख्तूनों का हाल, रियासती मजालम और फौजी ऑपरेशन के वो कारनामे जिनमें आज तक किसी दहशतगर्द की लाश तो हमें नहीं नज़र आती, लेकिन मासूम बच्चों की लाशें हमें नज़र आ रही हैं। ये एक तरह की नस्ल कुशी है और पख्तून माओं की गोदें खाली हो रही हैं। ये बड़े अफसोसनाक मनाजिर हैं। कुछ और मैंने मनाजिर देखे, यहाँ वीडियो मेरे पास हैं, ख़वातीन बच्चे पत्थरों पे चलते हुए जा रहे हैं, अपने इलाके खाली कर रहे हैं। एक मरतबा फिर बाजोड़ में नकल मकानी हो रही है। क्या पश्तूनों की किस्मत में यही रहेगा? वो ऐसे ही नकल मकानियाँ करते रहेंगे, बार बार ऑपरेशन। यानी कभी ऐसा हुआ दुनिया के इस एक इलाके में को 20 ऑपरेशन हो गए एक सूबे में और अभी तक अमनो अमान ही नहीं आया, और हर ऑपरेशन के अंदर हज़ारों जाने गई हैं, सैकड़ों जाने गई हैं, फिर भी बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में अमन नहीं आ सका। सिर्फ KPK में 20 ऑपरेशन रिपोर्ट हुए, ये 22वां ऑपरेशन वहाँ की जो मकामी क़यादत है वो ये कह रहे हैं। मोहसिन दावर साहब ने भी बड़ा सख्त इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी किया है, और मौलाना खान ज़ेब साहब के वो सवालात आज सोशल मीडिया पे वायरल हैं जो उन्होंने पूछे थे कि हम तो अपने घर खाली कर दिए थे, लेकिन उस ऑपरेशन में हमारे घर, बाजार और पूरी बस्ती वीरान हो गई। जिसके खिलाफ ऑपरेशन किया गया था वो दोबारा कैसे पैदा हो गए? ये वो सवाल है जो पूछा था मौलाना खान ज़ेब साहब ने। गुलज़फ़र खान जो हैं, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन लड़ा था बाजोड़ में, और क्योंकि वहाँ पे एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथी जो थे तहरीक इंसाफ वालों के, वो शहीद हो गए थे और उनके भाई ने फिर इलेक्शन लड़ लिया, तो वो छोड़ के चला गया, शहबाज शरीफ की काबीना में शामिल हो गया। तो ये कुरान मजीद हाथ में लेकर बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले और इन्होंने ये कहा कि कल हमारे बाजोड़ में तोप के गोलों से 3 बंदे शहीद और 20 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। आज कर्फ्यू तोड़कर हम मार्च करेंगे। तो लोगों ने आज कर्फ्यू तोड़ दिया है। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने भी ये ऐलान किया कि जनाब कोई कर्फ्यू यहाँ नहीं लगा सकता, DC और दफ़ा 144 का निफाज नहीं कर सकता। तो बाजोड़ के अवाम के हमरा कर्फ्यू तोड़कर मार्च कर रहे हैं। ये गुलज़फ़र खान साहब ने स्टेटमेंट दिया, हाथ में कुरान पाक और बाजुओं पर काला कपड़ा बांध कर दोनों दहशतगर्द गिरोह के सामने जरगा करेंगे कि हमें जीने दे। ये दोनों दहशतगर्द गिरोह कहते हैं जी हमें दोनों तरफ से दहशतज़दा होते हैं। दहशतगर्दों की तरफ से, तालिबान की तरफ से भी होते हैं और फौज की तरफ से भी होते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर दोनों की गोलियां आकर गिरते हैं, हमारे ऊपर दोनों की गोली आकर गिरती है। तो हम तो दोनों तरफ से पिस रहे हैं। इस तरफ जनाब वो तालिबान है, इस तरफ जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, बीच में हम पिस रहे हैं और 21 ऑपरेशनों के बावजूद कोई हल नहीं निकला। अब वो लोग ये कहते हैं जी इसका हल हम खुद निकालेंगे। हम अब ये गए थे जाके तालिबान के ठिकानों के बाहर बैठ गए और उन्होंने कहा जी 5 तारीख तक का उन्होंने टाइम मांगा। उन्होंने कहा जी हम 5 तारीख तक का टाइम दें, हम ये इलाका खाली करेंगे, आपको हम निकल जाते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा कि एक ऑपरेशन शुरू हो गया नेक्स्ट डे। अब फिलहाल फौरी तौर पे जो इतला आई वो ये है कि ऑपरेशन को रोका गया है और सरबकफ आर्जी तौर पे बंदे मोहम्मद फ़हीम साहब ने ये बात रिपोर्ट की है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो नाज़रीन ऑपरेशन की जो बाकी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा जैसे जैसे इसकी अपडेट्स आएंगी। अब जो बाकी खबरें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिनमें एक बड़ी खबर ये है कि एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी और उसको रोकने के लिए हुकूमत ने बड़े होछे हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का स्टेटमेंट आया और इस हवाले से एक स्टेटमेंट जो है वो मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब का भी है। ये एक ट्यूलिप होटल है इस्लामाबाद में और यहाँ पे अपोजिशन पार्टियों ने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करनी थी और इसमें मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब बता रहे हैं कि हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है
कुल जमाती कॉन्फ्रेंस को कैंसिल करने के लिए ट्यूलिप होटल पर इस्लामाबाद इंतजामिया ने दबाव डालना शुरू कर दिया है। क्या मुल्क को शुमाली कोरिया बनाना चाहते हैं जहां अपोजिशन का वजूद ही ना हो? पीडीएम की कौन सी कॉन्फ्रेंस इमरान खान के दौर में रोकी गई? कॉन्फ्रेंस करना हमारा आईनी हक है। इमरान खान के दौर में तो नहीं रोका जाता था, वो इसको कानूनी और आईनी समझते थे कि ठीक है आपने एहतजाज करना है, आप कानून और आइन के दायरे में करें। बहुत सारे लोगों ने किया। तहरीक लब्बैक के साथ उनका फटा हुआ वो भी एस्टेब्लिशमेंट की वजह से हुआ, और तहरीक लब्बैक के मुतालबात जो और वो एस्टेब्लिशमेंट वाले ही मुझे ऐसा लगता है लेकर आते थे। क्योंकि देखे ना, जो मैक्रोन था जिसके खिलाफ तहरीक लब्बैक के लोगों ने बहुत बड़ा एहतजाज किया, और मेरी नज़र में ठीक था। मैक्रोन ने तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामला वहाँ पे किए फ्रांस में, उसके ऊपर ये इल्ज़ामात लगे और उस मामले पे तहरीक लब्बैक के लोग भड़क गए। उन्होंने जी मुतालबात करना शुरू कर दिए कि ये करो वो करो वो करो। बाद में हमने देखा कि जब पीडीएम की हुकूमत आ गई तो पीडीएम के लोगों ने जाके मैक्रोन से जप्फे डाले, मैक्रोन को गले लगाया। ये बाकायदा वजीर आज़म इनकी काबीना, ये मैंने बिलावल को भी देखा था, तो कुछ भी नहीं किया तहरीक लब्बैक ने, उस वक्त बिल्कुल खामोश रहे। इमरान खान ने मजम्मत की लेकिन उसके खिलाफ एहतजाज हुआ। इन्होंने जाके जफियां डाली लेकिन इनके खिलाफ एहतजाज नहीं हुआ। तो यहां पे सवालात पैदा होते हैं जिनका जवाब तहरीक लब्बैक वालों के पास भी बेचारों के पास नहीं है। वो बेचारे फिर सोशल मीडिया पे टमक टोइयां करते हैं या गालियां देते हैं। ऊपर लिखा हुआ होता है कि नामूसे रसालत के लिए जान भी कुर्बान है, और नीचे जो गालम गलोच की हुई होती है। मुझे समझ नहीं आती कि ये उलमा इनको सिखाते क्या है, ये आलिम दीन इनको बताते क्या है कि आप किसी की भी माँ बहन की गालियां दें, आप बदतमीजी करें, किसी की निजी जिंदगी के अंदर घुस जाएं। ये बहुत अजीब लगता है। यानी ऊपर आपने लिखा हुआ है कि नामूसे रसालत के लिए जान भी कुर्बान है, सरतन से जुदा, इस किस्म की चीज़ें भी लिखते हैं। बहुत जज्बाती जुमले लिखते हैं, खून को गरमाते हैं वो चीज़ें। लेकिन जो अमल है वो नीचे वो है ही नहीं। बड़ा अजीबोगरीब है। नीचे गालम गलोच, बदतमीजी और पता नहीं क्या कुछ है। सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने भी इसी मामले पे ऊपर बड़ी शदीद तनकीद की है। बल्कि हुकूमत का एक और मामला है जिसपे इनकी जमात जो है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की जमात, ये अब एक बहुत बड़ा एहतजाज करने भी जा रही है। MWM जो ज़ायरीन जाते हैं ईरान में, इराक में, यहाँ से ज़मीनी रास्ते से, उसके अंदर इनका क्लेम है कि अरबों रुपए का नुकसान हो गया ज़ायरीन का जिन्होंने होटलों की और बाकी बुकिंग्स की हुई थी। अब उनको रोका जा रहा है कि ज़मीनी रास्ते से आप नहीं जा सकते क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है। थोड़े दिन पहले वज़ीर दाखिला कह रहा था कि एक SHO की मार है दहशतगर्द, और आज सूरत हाल ये है कि वो ये कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है, लिहाजा आप ज़मीनी रास्ता इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाज़रीन, आप ज़रा चीनी वाला मामला ले लें। ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट मसला पाकिस्तान में फंस गया। खबर ये चलाई गई है, ये जियो के ऊपर आप खबर देखें, वज़ीर आज़म का ताकतवर शुगर माफिया से टकराने का फैसला। अंदाजा करें आप कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने ताकतवर शुगर माफिया से टकराने का फैसला कर लिया। इनकी अपनी मिलें हैं, और मैं आपको एक खबर पढ़ के सुनाता हूं, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है शाहिद असलम साहब की। इमरान खान के दौर में खुद शहबाज शरीफ पर रमजान शुगर मिल्स का 25 अरब रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन गया। 25 अरब रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन गया रमजान शुगर मिल के ऊपर इमरान खान के दौर में। पर्चा हो गया, FIA ने दे दिया पर्चा, तहकीकात शुरू हो गई, और तहकीकात के बाद पर्चा हुआ था। DIG उस वक्त के जो डायरेक्टर FIA थे डॉक्टर रिजवान, उन्होंने पर्चा दिया था, और हमजा शहबाज और सलमान शहबाज ये दोनों भी इसके अंदर मुलजिम थे। बाद में आपको पता है कि कैसे वो उनका इंतकाल भी हो गया। सलमान शहबाज केस के फौरी बाद बरतानिया फरार हो गए। सलमान शहबाज साहब तो फौरी तौर पे जैसे केस हुआ वो तो निकल गए पाकिस्तान से, बरतानिया चले गए। और इस केस में कई गवाह जो हैं ऐसे हैं जिनकी जान ही चली गई, वो लोग ही मर गए। एक चपड़ासी था मकसूद, ये और कुछ और लोग थे, वो दुनिया से चले गए, फौत हो गए। उनका पता ही नहीं चला कि वो बेचारे कैसे फौत हो गए। शहबाज शरीफ ने जनरल बाजुआ से मुबैना डील की, और ना सिर्फ केस से बच निकले बल्कि वज़ीर आज़म भी बन गए। अब शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि वो शुगर माफिया के खिलाफ टकराएंगे। अंदाजा करें आप, यही शहबाज शरीफ जो खुद शुगर माफिया के केस के अंदर था, और इसने डील की मुबैना तौर पे जनरल बाजुआ से, जो अब एक हकीकत है, सारी दुनिया उसको जानती है। यही शहबाज शरीफ अब शुगर माफिया से टकराएंगे जिनके अपने घर की शुगर में है। अंदाजा करें, और इसका केस भुगता हुआ है इन्होंने, और आगे अपना NRO लिया और अपनी जान छुड़ाई है इन्होंने। खबर यह है, जो एक इंक्वायरी रिपोर्ट है उसके मुताबिक 5 लाख टन चीनी की इब्तदाई इंपोर्ट की इजाजत डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार साहब की सरबराही
वाली कमेटी ने दी है और ये दस्तावेजात वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की हैं जो ये बता रही हैं कि डार साहब ने हरकत की है। अच्छा, पैसा किसने कितना बनाया जरा ये आप देखें। ये अखबारात में खबरें लग रही हैं और बाकायदा ये खबरें जो हैं ना सिर्फ अखबारात में लग रही हैं बल्कि इनकी हेडलाइंस चल रही हैं और वो ये बताती हैं कि शुगर माफिया ने टका के पैसा बना लिया है। शुगर मालिकान ने 300 अरब रुपए कमाए हैं। ऑडिटर जनरल ने इस बात का इंकशाफ किया है, कोई आम आदमी नहीं कह रहा, ऑडिटर जनरल है पाकिस्तान का जो ये कह रहा है कि शुगर माफिया ने 300 अरब कमाए। और पब्लिक अकाउंट कमेटी के FBR और वजारत सनत से सख्त तरीन सवालात मिल्स मालिकान के नाम भी तलब कर दिए गए कि बताओ किस किस ने कितना कितना पैसा कमाया, तो वो सारा रिकॉर्ड आ गया है। और अब एक नई खबर आ रही है और ये खबर जियो न्यूज पे चल भी चुकी है और सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज ने एक ब्रीफिंग दी है जिसमें उसने ये बताया कि चीनी दरामद करने के बाद अक्टूबर में चीनी की कीमत 256 रुपए फी किलो हो जाएगी। आज जो चीनी 200 रुपए से ऊपर है वो 256 रुपए किलो हो जाएगी, वो ये कह रहे हैं। तो ये अरबों रुपए का ये खबरें मैं नहीं देता होता था, ये असल में मेरे वो दोस्त घूम गए जो माइक लेके गलियों में फिरते थे। वो अगर आज होते मेरे दोस्त कहीं ना खो जाते तो मुझे जरूरत ही ना पड़ती, वो लोगों से खुद ही पूछ लेते। लेकिन मेरी दिलचस्पी इससे ज्यादा इस बात में अवाम की जेब पे तो डाका है, लेकिन ये अरबों रुपया जाग इनकी जेबों में रहा है। ये है सोचने वाली बात कि माफिया अवाम को कैसे लपेट रही है। इमरान खान के दौर में 80 रुपए की चीनी बहुत महंगी थी, आज 200 रुपए से ऊपर वाली सस्ती चीनी पाकिस्तानियों को दस्तयाब है। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको मैं कि मुजरे सेहत चीनी और गंदम इंपोर्ट की गई है, इस पे भी रिपोर्टें तैयार हैं। आने वाले दिनों में चीजें आपको मैं दिखाऊंगा और माफिया कैसे काम करता है देखें आप। ये अयूब खान के दौर की बात है, 50 साल पुराना एक जंग अखबार है मेरे सामने। इसमें एक हेडलाइन लगी हुई है कि चीनी चोरों को माफ नहीं किया जाएगा। और आज नाजरीन लगभग 50 साल के बाद शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि ताकतवर शुगर माफिया से शहबाज शरीफ ने टकराने का फैसला कर दिया। तो क्या घर में आपस में टकरे मारेंगे अब ये सारे के सारे? इनके अपने साथ हैं, जरदारी साहब हैं, शरीफ खानदान है या इनके दोस्त हैं, लटरम पटरम सारे आपस में ही है। तो आपस में अब ये टकरे मारेंगे, टकरे खेलेंगे आपस में कि टकराने का फैसला कर लिया। लोगों को ये बेवकूफ़ समझते हैं, लोग हैं नहीं बेवकूफ़। इमरान खान साहब के हवाले से कुछ खबरें हैं मेरे पास। उनके बच्चों के पास कौन से कागजात हैं कि वो पाकिस्तान आएंगे, उनके पास पाकिस्तानी ID कार्ड्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर बहुत बड़ी बिजली गिराई है, बात करते हैं अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल